सबसे पहले आपकी स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 1 की। मॉड्यूल 1 दैट मीन्स मैथमेटिक्स का सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि मॉड्यूल 1 से हम लोग आज की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स को थोड़ा सा एक ब्रीफली समझ लेते हैं शॉर्टकट में कि भाई मैथमेटिक्स है क्या। मैथमेटिक्स को मैं 4 पार्ट में बांटता हूँ: नंबर, रिलेशन एंड शेप एंड ग्रुप। नंबर, रिलेशन, शेप एंड ग्रुप, ये 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से मैं आपको एक भाषा के द्वारा बात कर रहा हूं, चाहे ये हिंदी हो या इंग्लिश, तो इन भाषाओं की जरूरत होती है मैथमेटिक्स में भी। और मैथमेटिक्स में इन भाषाओं के लिए मुझे नंबर और रिलेशन की जरूरत होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक नॉन लिविंग थिंग की भाषा होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें हम लोग बहुत ही ऐसा यूनिट बना रखे हैं, और उस ऐसा यूनिट से हमें उसका लेंथ अगर आ रहा है तो एक नंबर में आ रहा है, 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी। अगर उसका टेम्परेचर आ रहा है तो नंबर में आ रहा है। यहाँ तक कि एक इंसान के अंदर की डॉक्टर भी भाषा नंबर्स में ही समझ पाता है कि भाई उसका पल्स रेट क्या है, उसे फीवर कितनी डिग्री तक लगी हुई है। तो ये सारी चीजें नंबर डेटा मिलते हैं इन रिलेशंस को निकालने के लिए। और इस नंबर का एक रिलेशन फॉर्मेट से रिलेशन निकाला जाता है, और उस रिलेशन से हम उन चीजों के साथ एक जुड़ पाते हैं, वो एक रिलेशन बन जाता है और हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा रोल यही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि पहले नंबर में हमारे पास एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं क्लास 10th का 1 पॉइंट से लेकर 15 पॉइंट, वो भी इसी में डिस्ट्रीब्यूट है। नंबर में 1 पॉइंट एक्सरसाइज जो पूरा का पूरा है नंबर सिस्टम है हमारे लिए। और वेरिएबल नंबर में कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन के पार्ट भी जुड़े हुए हैं, और इसमें नंबर भी है चूंकि पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल नंबर यूज होता है एक्स वाई जेड। और उसी तरह से लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक रिलेशन को थोड़ा थोड़ा बिल्डअप कर देती है उस वेरिएबल्स की सहायता से। तो इस तरह से पहले नंबर्स और उसके बाद रिलेशन, और रिलेशंस को एपी में भी दिखाया गया है कि कैसे कोई नंबर बढ़ रहा है, एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, तो उसमें रिलेशन कैसे क्रिएट होता है। तो ये सारी बातें थोड़ी सी अंदर की चीजें हैं, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, लेकिन जो सरलता से समझ में आ सकता है वो है मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 को सरलता से क्यों समझा जा सकता है? क्योंकि इसमें हम लोग शेप को देखते हैं। जब कोई भी चीज देखते हैं, आकृतियां दिखती है, तो वो ज्यादा आसान होती है समझने के लिए। और आज हम लोग शेप कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे चैप्टर हैं। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पर 1 2 3 4 चैप्टर है, 5 6 चैप्टर इधर है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके 1 2 3 4 5 6 7, और अगर 11 पॉइंट जोड़ दो तो 8 चैप्टर। मतलब समझ सकते हो कि अब मैं नंबर के अकॉर्डिंग आपको दिखा दिया कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यही तो रिलेशन कहलाता है ना। मैंने अभी आपको जोड़ के दिखा दिया कि भाई इधर इतने चैप्टर्स टोटल मिलाकर हैं और शेप में अकेले इतने चैप्टर्स हैं। तो समझ सकते हो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर 10th बेस का क्वेश्चन है तो 10th बेस का सबसे मेन टॉपिक क्या हो जाता है? शेप हो जाता है, और शेप से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई शेप एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे शेप। ओके, तो मैं शेप के बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ, फिर हम लोग इसके अंदर आज का पूरा क्लास स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1। तो चलो भाई मैं सबसे पहले आपको शेप बता दूं। शेप में देखो यहाँ पर सबसे पहला है ज्योमेट्री, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, और ज्योमेट्री का एक पार्ट और है, और मेंसुरेशन। और ये होता क्या है मैं इसे संक्षेप में समझा देता हूँ, ताकि आपको पूरा मैथमेटिक्स का एक मॉड्यूल जो मैंने 1 से 40 तक बना रखा है समझने में हेल्प मिलेगा। तो देखो भाई सबसे पहले हमें पढ़ने होते हैं शेप्स का एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मेट की शेप स्टार्ट कहां से हुआ। तो भाई कोई भी आकृति स्टार्ट होती है बिंदु से, पॉइंट। अब इस पॉइंट के लिए क्या थ्योरी दी गई, माने कि भाई इंसानों ने इसके लिए किस तरह के, इंसान ने बिंदु को क्या समझा, बिंदुओं से कैसे आकृतियां बनी, इसके लिए कुछ सिद्धांत है, बिंदु के नियम। अब भाई बिंदु के नियम, हाँ भाई बिंदु के नियम है, और बिंदु के नियम 2 चैप्टर्स में पढ़ने को मिलता है। एक तो आप जब क्लास 9 में पढ़े होंगे यूक्लिड का नियम, तो उसमें आपको बिंदु और बिंदु से बनने वाली रेखाखंड और रेखाओं से बनने वाली कोण, इन सारी चीजों की जानकारी हुई होगी। तो हमें सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए कि बिंदु और बिंदु के नियम क्या है, ये हमें पहले मॉड्यूल में पढ़ना है। और बिंदुओं से रेखाखंड तक, मतलब रेखाखंड की निर्माण कैसे होती है, इसको पढ़ना है हमें मॉड्यूल 1 में। और मॉड्यूल 1 में जब बिंदु से रेखाखंड तक पढ़ेंगे तो बोलोगे सर हमारे कौन से चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, जिसमें बिंदु और रेखाओं के बारे में संबंध है। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति,
क्योंकि निर्देशांक के साथ ज्यामिति लगा हुआ है। यहाँ भी आप 9 का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 9 में बिंदुओं के बारे में चर्चा किया गया है कि बिंदुओं को कैसे किसी कोऑर्डिनेट में दर्शाते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ में। ये सारी चीजें हम लोग मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल 1 में क्या क्या पढ़ेंगे? बिंदुओं के बारे में, बिंदु और रेखाखंड, ये मॉड्यूल 1 का सिलेबस होगा। और उसमें थोड़ा थोड़ा कोण के बारे में भी जान लेंगे। तो बिंदु, रेखा और कोण मॉड्यूल 1 में है, जहां पर आपका कंप्लीट होगा ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज क्लास 9 का, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का है, वो पूरा का पूरा क्लास 9 का सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। और उसमें एडवांस क्वेश्चंस के आते हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो भाई, पहले हम लोग बिंदु और रेखा और कोण तक की यात्रा तय करते हैं, फिर अगले मॉड्यूल में हम लोग उसकी आगे बढ़ेंगे। और ये चैप्टर पढ़ने से इस तरह से आपको बहुत सरलता से आपकी पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1, जिस मॉड्यूल 1 में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिंदु, रेखा और कोण की। तो चलिए भाई, बिंदु, रेखा और कोण, इससे 2 चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, एक ज्योमेट्री का और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आइए सबसे पहले ज्योमेट्री से बात करते हैं। ज्योमेट्री की बात अगर करें तो ज्योमेट्री के जन्मदाता यूक्लिड, और मैं यूक्लिड की बात बताता हूँ कि यूक्लिड ने ज्योमेट्री के एक पूरे सिद्धांत को डिजाइन किया, और उन्होंने द एलिमेंट्स नामक पुस्तक में पूरी ज्योमेट्री की व्याख्या की। उनके नियम के अनुसार हमें बिंदु, रेखा और कोण के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं की, और उन परिकल्पनाओं के आधार पर उन्होंने कुछ बातों को सत्य माना, जिन्हें अभिगृहित कहा जाता है। अभिगृहित का मतलब होता है ऐसी बातें जिन्हें प्रमाणित नहीं करना है, उन्हें सत्य पहले से मान लेना है। मतलब कि कुछ बातें हैं जो आपको मान लेनी होगी कि ये सच है। इसके बाद इन बातों के आधार पर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, और ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, तो आज टेंशन नहीं लीजिए। आज मैं ये सारी बातें आपको एक एक करके छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो चलो भाई, सबसे पहले मैं बिंदु की बात करता हूँ। बिंदु क्या है भाई? तो बिंदु के नियमों को मैं समझाता हूँ। देखो बिंदु, अब देखो बिंदु कहते किसे हैं? तो ज्यामिति की सबसे छोटी इकाई, मतलब कि ज्योमेट्री का सबसे पहला चीज ही ना बिंदु होता है। अब बिंदु के नियम क्या होते हैं भाई? तो बिंदु से अब कुछ कुछ नियम बनते हैं भाई। अब मैं नियमों की बात करता हूँ। पहले किताब वाले नियम को बता देता हूँ, फिर मैं अपना कुछ नियम को बताऊंगा। किताब में क्या क्या है? किताब में कहा है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। हाँ भाई, अगर ये बिंदु है तो इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो भाई, ये अनंत रेखाएं खींची जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद उसके बाद कहा गया है कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। मतलब एक रेखा है तो उस पर बहुत सारे बिंदुओं से मिलता है, मतलब एक रेखा बिंदुओं से बनता है। इसके बाद कहा गया है कि 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जाती है। तो ये सब बातें आपकी क्लास 9 में कहा गया है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, 2 बिंदुओं से एक रेखा। लेकिन अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए बिंदु कहते किसे। हाँ भाई, बहुत बड़ा चीज है। तो आपने जो परिभाषा पढ़ा है कि बिंदु वह है जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती। हाँ भाई, बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, कैसे माने भाई? यहाँ तो कोशिका भी नापा जा सकता है, और ये बिंदु, मान लो ये बिंदु है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे नहीं होगी? स्केल से हम इसको नाप लेंगे लंबाई चौड़ाई। लेकिन ये बिंदु अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती, क्योंकि ये बिंदु बहुत छोटा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है दिखाई भी नहीं दे रहा हो, दिख रहा होगा, हो सकता है थोड़ा बिंदु ऐसा भी हो सकता है। और बिंदु पूरी यूनिवर्स में पृथ्वी के इतना बड़ा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब पूरे ब्रह्मांड को दिखाएंगे ना, तो ब्रह्मांड में पृथ्वी भी दूर से देखने पर ऐसा ही छोटा सा दिखाई देगा। तो वो डिपेंड करता है कि भाई हम किस स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी सबसे छोटी जो पॉइंट होगी उसको बिंदु माना गया है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं मानी जाती है। तो बिंदु उसी को कहते हैं भाई जिसकी लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं है, और ये एकदम सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अगर ब्रह्मांड की छोटी इकाई तो पृथ्वी को ले सकते हैं। तो इस तरह से बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे बिंदु को? तो ये बेसिक बातें तो भाई इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना है किताब वाला। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उन बातों को भी ध्यान दें, और इनसे होता है आपको बिंदु में अंदर जाने से बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ जुड़ जाते हैं। तो बिंदु का मैं कुछ नियम बता रहा हूं, उस नियम को भी ध्यान रखें। किताब वाला नियम सब सही है। पहला नियम, एक बिंदु, ये जो एक बिंदु है ना, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं क्योंकि इंक भाई गिर रहा है। तो एक बिंदु का समदूरस्थ बिंदु पद क्या होता है? मतलब कि अगर मैं इसके समान दूरी पर बिंदुएं लूं, 1 2 3 4, देखो सबकी दूरी यहां से समान हो रही है,
तो ये समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? तो आप देखो कि एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु लिए तो क्या बन गया? वृत्त। तो याद रखना है कि एक बिंदु का समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर जो बिंदुओं का पथ होता है, माने एक बिंदु से समान दूरी पर सारे बिंदुओं को लेंगे तो बिंदु क्या बनेंगे? वृत्त बनेंगे। ठीक है, याद रहे, बहुत इजी है। उसके बाद अब एक बिंदु की पढ़ाई की कि एक बिंदु का समदूरस्थ बिंदुपथ क्या होता है? वृत्त होता है। अब मैं दो बिंदु की बात करता हूं कि भाई दो बिंदु अगर हो तो दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ क्या होगा? हाँ सही बात है, ये दो बिंदु, एक बिंदु और ये एक बिंदु, दो बिंदु, और दो बिंदुओं का समदूरस्थ मतलब कि दोनों से समान दूरी पर कोई बिंदु कहां होगी? तो बताओ भाई दोनों से समान दूरी पर बिंदु कहां होगा? तो आप बोलोगे सर इसके बीचों बीच ये लीजिए ना, ये बिंदु जो है ना एकदम बीच में लीजिए, ये दोनों से समान दूरी पर, मान लो ये ए है ये बी है, तो इन दोनों से समान दूरी पर। हम बोलेंगे ठीक है भाई, तो अब देखो कि क्या एक ही बिंदु होगा, और अगर ये बिंदु मैं लो तो क्या दोनों से समान दूरी नहीं है? मैं एक ये बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं ना, अभी पढ़ाई किताब ने बताया था कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो अगर ये रेखा मैं ले लूं तो इसके हर बिंदु से ए और बी की दूरी समान होगी। अब देख लो यहां से भी दूरी समान है, यहां से भी दूरी समान है, तो फिर दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु तो एक रेखा होती है। अब इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम के लिए पहले इसको मिटा दो, तो आप देखोगे कि ये जो रेखा है वो 90 डिग्री पे खड़ा है और दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इस लाइन को कहते हैं लंब समद्विभाजक। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। इसको निकालने के लिए हम लोग प्रकार से पहले काटते थे ना, एक इधर से और एक इधर से, और फिर नीचे में काटते थे एक इधर से और एक इधर से, और इसको लाइन को खींचते थे। यही है लंब समद्विभाजक। और ये लंब समद्विभाजक क्या है? बिंदुओं का समूह, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, और इस सभी बिंदुओं से इन दोनों की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ क्या होता है? एक लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं तीन बिंदुओं की। ठीक है, तो तीन बिंदुओं से पढ़ते हैं थोड़ा सा भाई। तो तीन बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ क्या होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तीन बिंदु, अब बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि तीन बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर बीच में कहीं एक होगा जहां से तीनों की दूरी बराबर होगी। नाम क्या होगा उस बिंदु का? क्या उसको लंब समद्विभाजक कहेंगे? तो देखो इस बात को समझने के लिए आप जो भी मैंने पहले कहा उस बात को समझे कि मैंने क्या कहा था, दो बिंदुओं का लंब समद्विभाजक जो होता है समदूरस्थ बिंदु होता है। तो अगर मैं इस रेखा का लंब समद्विभाजक खींच दूं, इसका मतलब कि इसके हर बिंदु से ए और बी की दूरी क्या है? बराबर है। ठीक है, उसी तरह से मैं बी और सी का लंब समद्विभाजक खींच दूं, तो इसका मतलब कि इस रेखा से हर बिंदु से, इस रेखा में बहुत सारे बिंदु हैं और इस बिंदु से क्या है? बी और सी की दूरी बराबर है। और ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां कट रही है उस बिंदु के बारे में सोचिए। तो इस बिंदु ओ के बारे में, यहां से ए की दूरी भी बराबर है, बी की दूरी भी बराबर है और सी की दूरी भी बराबर है। ठीक है, इसका मतलब भाई कि दो तीन बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु, अगर सेकंड नियम को देखें जो मैंने कहा था लंब समद्विभाजक जो होता है वो दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ होता है। तो इस दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ और इस दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ जहां कट रहे हैं वो तीन बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ है। मतलब कि किसी तीन बिंदु में से दो बिंदुओं का लंब समद्विभाजक और इधर का दो बिंदुओं का लंब समद्विभाजक जहां कटेंगे वो बिंदु तीन बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ होगा। अब पहला नियम मैंने क्या कहा था, एक बिंदु का समदूरस्थ बिंदुपथ क्या होता है? वृत्त होता है। तो इस बिंदु से तो तीनों बिंदु समदूरस्थ है, अर्थात मैं अगर एक वृत्त खींचूं तो ये तीनों एक दूसरे से, चूंकि ये बिंदु से सबकी दूरी बराबर है तो पहला नियम भी लग गया। और पहले नियम को जब लगाए तो ये बिंदु एक त्रिभुज के बाहर वाले वृत्त का केंद्र हो गया, जिसलिए इसका नाम होता है परिकेंद्र। क्या होता है? परिकेंद्र। परि मतलब परि, हाँ भाई परिलोक वाली परि, बाहर का, और बाहर वाले वृत्त का केंद्र है इसलिए इसको कहा जाता है परिकेंद्र। तो नियम तीन बन गए, कौन कौन? एक बिंदु का समदूरस्थ बिंदुपथ वृत्त होता है, दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ लंब समद्विभाजक, और तीन बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, और मॉड्यूल में भी भाई यही सब क्वेश्चन। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ तीन बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुपथ क्या होगा?
बताओ भाई, तीन बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु पथ, बोलोगे परिकेंद्र, मैं कहूंगा गलत है। तो आप बोलोगे सर आपने ही पढ़ाया है। हाँ भाई, तो चलो मैं आपको बताता हूं कि ये गलत है कि सही। नहीं, दोनों भाई, आधा आधा। अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूं। मैंने कहा अभी तीन बिंदु, तो क्या तीन बिंदु ऐसे नहीं हो सकते? एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु एक संरेख स्ट्रेट लाइन में। अब ऐसे कंडीशन में तो भाई आप इसका लंब समद्विभाजक अगर निकालो ए और बी का, तो भाई लंब समद्विभाजक इसका ऐसा होगा, इसका लंब समद्विभाजक ऐसा। ये दो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु पथ है, ये इन दो बिंदुओं का। क्या दोनों ने कटा? नहीं कटेगा। तो फिर ऐसा कोई बिंदु ही नहीं निकला जहां से तीनों की दूरी बराबर हो। तो याद रखना है कि तीन संरेख, संरेख मतलब एक रेखा पर तीन बिंदु यदि संरेख हो, मतलब एक रेखा पर हो, तो उसका समदूरस्थ बिंदु पथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीन बिंदु यदि संरेख हो तो उसका समदूरस्थ बिंदु पथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये सारे नियम हैं, सिद्धांत हैं जो पढ़ने हैं, आपको समझने हैं। इससे पूरा का पूरा केवल ज्योमेट्री ही नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बनेगा, ट्रिगोनोमेट्री भी बनेगा, मेंसुरेशन भी बनेगा। इसलिए इन चीजों को नॉर्मल में मत लीजिएगा कि सर ज्योमेट्री ना छूटेगा। नहीं, ज्योमेट्री नहीं, पूरा सेक्शन छूट जाएगा। इसलिए मॉड्यूल 1 में मैं बेसिक बातों की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो भाई तीन बिंदु यदि संरेख हो तो उसका समदूरस्थ बिंदु, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां से तीनों की दूरी बराबर हो, समदूरस्थ बिंदु नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगा। लेकिन अगर तीन बिंदु असंरेख हो, असंरेख मतलब तीनों अलग अलग हो, अलग अलग जगह पर, तब समदूरस्थ बिंदु पथ परिकेंद्र होता है। तीन बिंदु यदि असंरेख हो, असंरेख माने एक रेखा पर नहीं हो, तो भाई इसका समदूरस्थ बिंदु पथ क्या होगा? परिकेंद्र, जो उसके लंब समद्विभाजकों के कटने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तीन हो गए इसमें। कैसे कैसे? पहला, तीन बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु पथ, तो मुझे बताओ होता है कि नहीं होता है? तो 50-50 वाला है। अगर संरेख हो तो होता है, असंरेख हो तो नहीं होता। माने असंरेख हो तो संरेख होगा तो नहीं होता है, असंरेख हो तो होता है। लेकिन तीन बिंदु के मैंने कहा, तो इसमें ए नंबर में होता है, बी नंबर में नहीं होता है, सी में और भी कुछ दे सकता है, और डी इन ए और बी। तो ए और बी इज द राइट आंसर कि इसमें हो भी सकता है और नहीं हो सकता। लेकिन तीन संरेख बिंदु तो कभी नहीं होगा। तीन संरेख एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसका समदूरस्थ बिंदु पथ कभी नहीं होगा। असंरेख हो तो परिकेंद्र होगा। ये हो गई बिंदुओं की बेसिक बातें। और अब बिंदुओं के मिलने से कौन बनता था? तो रेखा बनता था। और हम लोग अब रेखा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो रेखा, अब रेखाओं के प्रकार, अब रेखाओं के प्रकार को इस तरह से बांटिए। पहले एक रेखा के बारे में पढ़ेंगे, वन लाइन, फिर दो रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, टू लाइन, जो दो या तो समानांतर हो सकती है या प्रतिच्छेदी, फिर तीन रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये तीन रेखाओं की पढ़ाई आज तक की इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। तीन रेखाएं मतलब एक, दो, तीन, तीनों समानांतर, या दो समानांतर और एक प्रतिच्छेदी। तीन रेखाएं हैं, दो समानांतर और एक प्रतिच्छेदी। और तीसरा तीनों प्रतिच्छेदी। और तीनों प्रतिच्छेदी को जरूरी नहीं है ऐसे होंगे, तीनों प्रतिच्छेदी ऐसे भी हो सकते हैं। और यहां से पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है त्रिभुज का। मतलब आज की जो पढ़ाई होगी वो यहां तक होगी, और फिर त्रिभुज की पढ़ाई हम लोग आगे कर लेंगे त्रिभुज के परिचय में। तो यहां तक की पढ़ाई को आज मॉड्यूल 1 के अंतर्गत रखेंगे। एक रेखा, दो रेखा समानांतर और प्रतिच्छेदी, तीन रेखाएं समानांतर, फिर दो समानांतर, एक प्रतिच्छेदी, फिर तीनों प्रतिच्छेदी। और इस तरह से आप ज्योमेट्री को बहुत ही इजी समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक रेखा, तो सबसे पहले रेखा से पहले फिर से मैं बिंदु से बात करूंगा, क्योंकि रेखाएं किससे बनती है? बिंदु से। और ज्योमेट्री का अपना एक भाषा होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा। बिंदु को कभी भी दिखाना हो तो कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? कैपिटल लेटर, ए, बी, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर हमेशा बिंदु के लिए। अच्छा, और रेखा को दिखाने के लिए तो रेखाएं अलग अलग प्रकार की होती है। रेखाएं तीन प्रकार की होती है। अगर जनरली कोई रेखा करता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों तरफ तीर बना दो, अनंत तक जाने वाली रेखा। तो जब अनंत तक रेखा जाएगी ना, तो उसको आप स्मॉल लेटर से, छोटे लेटर से ए से दिखा सकते हो, यानी तो एल रेखा थी, दो रेखा एल, रेखा एम, तो छोटी लेटर से दिखाते हैं, मतलब कि वो अनंत तक जाने वाली रेखा है। इसके बाद इस रेखा का टुकड़ा होता है, उसको कहते हैं रेखा खंड। तो चलिए मैं अभी पहले रेखा से ही स्टार्ट करता हूं। एक रेखा, फिर दो रेखाएं, फिर तीन रेखाओं, यहां तक की पढ़ाई आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉड्यूल में। तो चलो भाई मैं अब आपको
इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि एक रेखा जब कहेंगे, केवल रेखा, क्या कहेंगे, रेखा, तो एक अनंत ज्ञान वाली रेखा का चर्चा होगा, उसको आप स्मॉल लेटर से दिखा सकते हैं। लेकिन जब मैं कहूंगा रेखा खंड, क्या भाई, रेखा खंड, अब रेखा खंड मतलब एक रेखा का टुकड़ा, तो आप उसको एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक, क्योंकि दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, ए और बी, तो ऐसे कंडीशन में आप इसका नाम, इसको तो एल लिख रहे थे, इसको लिखेंगे ए बी, और ये दोनों दो बिंदुओं को दिखा रहा है कैपिटल लेटर, लेकिन ये ए बी एक साथ दिखाने पर रेखा खंड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आता है जिसको कहते हैं किरण। क्या कहते हैं भाई, किरण। अब किरण का मतलब होता है एक बिंदु तो निश्चित है, लेकिन दूसरा कहां जा रहा है पता नहीं। ए और बी को एरो के पास लिख देते हैं, मतलब बी आगे कहां है पता नहीं। इसे लिखने के लिए आप वही रेखाखंड का स्टाइल के ऊपर एक तीर का निशान देते हैं, क्योंकि ए तो को पता था, बी नहीं पता, तो एक एरो दे देते हैं और ये हो जाता है किरण। तो रेखाओं को लिखने की भाषा तीन है, एक इस तरह से, एक रेखाखंड और एक किरण। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, और इसी रेखाखंड से आगे जब त्रिभुज ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी, इसका मतलब ए बी और बी सी, तो त्रिभुज का सिंबल हो जाता है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज में, फिलहाल अभी ये रेखाओं का परिचय हो गया। अब भाई मैं बात करता हूं दो रेखाएं, क्योंकि जब दो रेखाएं होती है ना, तब फिर कुछ नया चीजों का जन्म होता है और उसको भी पढ़ना होता है। अब दो रेखाएं कितनी प्रकार की हो सकती है, तो दो रेखाएं या तो समानांतर होंगी, हाँ भाई समानांतर, एल और एम, आप इसको रेखाखंड में भी दिखा सकते हैं, ए बी और सी डी समानांतर होंगी। इसको आप ऐसे लिखते हैं, एल समानांतर, देखो ऊपर की तरफ ऐसे तो तिरछी लाइनें, एम ये समानांतर, और अगर रेखाखंड को समानांतर तो ए बी समानांतर, सी डी, यस सी डी, सी डी, तो ये समानांतर लिखने का सिंबल होता है। तो ये हो गए समानांतर। इसके बाद अब होता है प्रतिच्छेदी। अगर ये दोनों रेखाएं कट रही हो ऐसे, मतलब भाई ये रेखा एल था और ये रेखा एम, और ये आकर एक दूसरे को काट रही है, तो इसको लिखेंगे एल और यही एम, और इसको आप ऐसे कर दो मतलब समानांतर नहीं है, ये सिंपल होता है। ठीक, इसी तरह से अगर रेखाखंड ए बी और रेखा सी डी कट रही हो, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी नॉट पैरेलल सी डी, मतलब ए बी समानांतर नहीं है सी डी का, तो समानांतर नहीं है ऐसे लिखा जाता है, समानांतर इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन जब रेखाएं समानांतर होती है तो, हाँ भाई, तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। इसका मतलब इसके बीच अगर लंब डालें और यहां लंब डालें, तो ये दोनों लंब की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, दूसरी बात, इस पर डाला गया लंब और इस पर डाला गया लंब, चाहे नीचे की ओर हो चाहे ऊपर की ओर, कहीं भी, ये आपस में समानांतर, क्योंकि ये भी 90 पर ये भी 90, तो ये समानांतर होते हैं, ये भी बात याद रखना। लेकिन इसमें बड़ा अच्छा पढ़ने को मिलता है, क्योंकि जब दो रेखाएं कटती हैं तो कैसे कट रही है, क्या इस तरह से कट रही है कि ऐसे एकदम ऐसे करके कट रही है, देखो कटने के स्टाइल में चेंजिंग, तो इनके बीच ना एक झुकाव है जो चेंज हो रहा है, इसमें कम झुकाव है इसमें ज्यादा है, इसको कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, कोण। तो पढ़ाई रेखाओं से कोण तक चली जाती है और फिर कोण के बारे में जानना होता है। तो कोण तो खुद में एक दुनिया है, तो आइए कोण की दुनिया में बैठते हैं, मतलब कि भाई कोण की यात्रा में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोण को समझते हैं कि कोण क्या होता है। तो इन रेखाओं के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन इनके बीच जैसे ही कटती है तो उनके बीच एक झुकाव उत्पन्न होता है। ठीक है, उस झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। आइए अब कोण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको जानने से काफी आगे हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले भाई कोण होता क्या है, तो कोण का एक परिभाषा देते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं। तो कोण दो रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु जहां कट के जा रही थी, उन दोनों रेखाओं द्वारा जो झुकाव उत्पन्न होता है, माने इन दोनों के बीच जो झुकाव है उसको कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। कोण को मापा जाता है, बहुत सारे मेथड है, डिग्री में, रेडियन में, ग्रेड में। इसको ट्रिगोनोमेट्री के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जब पढ़ते थे ना, तो वहां एक चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण की माप, और कोण को मापने के बहुत तरीके हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग डिग्री में नापते हैं, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसलिए मैं डिग्री की बात करूंगा अभी। ठीक है, और आगे जाकर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में फिर कोण के और भी चीजों को पढ़ेंगे।
तो देखो भाई, अब दो रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण का अलग अलग नाम है। कैसे? तो पहला होता है 0 से 90 के बीच, मतलब कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है। दूसरा केवल 90 डिग्री, मतलब ये 90 से छोटा ही था। ठीक है, मतलब ये मान 90 से छोटा और 0 से क्या था? बड़ा था, तब हो गया न्यून कोण। 90 डिग्री मतलब समकोण, जानते ही हो सब, समकोण। और 90 से अगर बड़ा हो जाए और किसके बीच, मैं बीच में x ही लिखता हूं ताकि वो संख्या हो जाए, और 180 से छोटा तो अधिक, कौन सा? अधिक कोण। और अगर वो 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो ऋजु कोण। कौन? ऋजु कोण। और अगर 180 से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा हो तो पूर्ण युक्त कोण। पूर्ण युक्त कोण। और अगर 360 हो जाए तो पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। तो कोण के प्रकार है भाई, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पूर्णयुक्त कोण और पूर्ण कोण। ये हो गए कोण के प्रकार, मतलब भाई कोण इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दो कोणों में संबंध का भी क्वेश्चन आता है, और यहां से पॉलिटेक्निक के कुछ क्वेश्चंस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और बोलोगे सर ये सब जो इसके पहले पढ़े क्या इससे नहीं निकलता? निकलता है, उसको आगे मिक्स करना पड़ता है, थोड़ा सा एडवांस करना पड़ता है तो निकलता है। तो अब दो कोणों के संबंध की बात करते हैं भाई, दो कोण। तो अगर दो कोण मिलकर, मतलब एक कोण x है और एक कोण y है, ठीक है, अगर दो कोण मिलकर 90 बना रहे हैं, मतलब दो कोणों का, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। और अगर दो कोण एक दूसरे को मिलकर 180 बना रहे हो तो ये कहलाते हैं समपूरक। समपूरक। समपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सुपरमेंट्री एंगल। और यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, प्रैक्टिस कर लेना। इसका मैं कुछ क्वेश्चन भी दिया हूं। जैसे आपसे पूछ सकता है वह कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक हो। क्वेश्चन इसमें क्या मैं बोल रहा हूं, वह कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक हो। तो देखो भाई, वह कोण x है और इसके अपने पूरक कोण से कितना अधिक है? 20 डिग्री। तो इसका पूरक कोण कितना होता है? 90 माइनस एक्स, और इससे ये 20 डिग्री अधिक है। इसका मतलब x में से अगर 20 डिग्री घटा दें तो वो अपने पूरक कोण के बराबर हो जाएगा। तो देखो, मैंने कोण को माना x, जो कोण ज्ञात करना था वो x, और पूरक कोण को मैंने क्या माना? पूरक कोण को 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों जोड़ के 90 होता है। तो अगर ये x है तो ये इधर चला गया, तो पूरक कोण 90 माइनस एक्स। और ये 20 डिग्री अधिक था तो 20 घटा दिए पूरक कोण के बराबर। इसको सॉल्व कर लो तो ये इधर आ जाएगा 2x और ये इधर चला जाएगा, तो 90 में से 20 गया 70, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 डिग्री अधिक था तो मैंने इसे कम कर दिया, ये बराबर हो गया, तो ये सॉरी इधर तो जाकर जुड़ जाएगा ना, 90 110 हो जाएगा 20 जुड़कर, और ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये कोण कितना है? 55, और इसमें से 20 घटा दो तो ये हो जाएगा 35। ये है पूरक कोण, और ये दोनों जोड़कर कितने हो रहे हैं? 90। तो वह कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक हो। तो पहले 20 इसमें से घटाकर पूरक कोण के बराबर, ये 20 इधर गया 110, और सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कभी कभी तो दोनों मिला के भी दे देता है भाई, वह कोण ज्ञात करें जिसका पूरक कोण का 3 गुना उसके समपूरक कोण के 2 गुने के बराबर हो। इस तरह क्वेश्चन मिलता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सारा। मैं इसके लिए अलग से क्वेश्चन डिस्कशन का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। थ्योरिटिकल पार्ट को मैं पहले एक साथ क्लियर करना चाहता हूं। अब सबसे पहला तो मैंने बहुत बच्चों को देखा कि कोण भी लिखने नहीं आता, कोण लिखने का स्टाइल उनको नहीं पता होता। आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं पता मेरे को तो बताना भाई, मैं सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो देखो भाई, कोण लिखने का स्टाइल क्या होता है? नॉर्मली जैसे ही कोई कोण, जैसे मान लो यहां पर है, ठीक है, और यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ C है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण A हो गया कंप्लीट। लेकिन कभी कभी ना 3 लेटर से दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये रेखा ऐसे गया मान लो D तक, अब A कर रहे हो तो किधर होगा कोण? इधर की साइड, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे में इसको कोण A नहीं लिखकर इसको ऐसे लिखते हैं,
ये वाला कोण दिखा रहे थे ना, तो देखो इसको क्या लिखेंगे, बीच में ए है तो ए यहां रहेगा और स्टार्ट होगा ऐसे, कोण बी ए सी, बी ए सी, ए कोण जहां बन रहा है बीच में रहेगा और इसके एक तरफ बी और एक तरफ सी। तो आप बोलोगे क्या सर सी ए बी नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हो भाई, एक ही बात है, सी ए बी। तो जब भी कोई कोण लिखा जाता है तो कोण जिस बिंदु पे बन रहा है वो हमेशा बीच में होगा और उसके दोनों तरफ जो रेखाएं जा रही हैं उसके जो पॉइंट्स होंगे वो, अगर इसके आगे बी के आगे मान लो एम जा रहा है तो आप एम ए सी भी कर सकते हो, बी ए सी भी कर सकते हो। तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है क्या सर बी को लेके एम को ले, आप उसमें बी ए सी भी लिख सकते हो, एम ए सी भी, मतलब ये आगे क्यों जा रहा है सब तो ठीक है। तो इस तरह से कोण लिखने का एक छोटा सिस्टम होता है। इसके बाद कोण को मैं थोड़ा सा खत्म करूंगा एक और नियम बताकर, और वो है ठीक है, इसमें अब एक आसन्य कोण नाम का चीज आता है भाई। आसन्य कोण क्या है समझ लो, ऐसे इस परिभाषा को सुनोगे थोड़ा जटिल लगेगा। दो कोण जिनके एक उभयनिष्ठ बिंदु, एक उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर दोनों कोण स्थित हो तो उसको आसन्य कोण कहते हैं। अब ये है क्या भाई, तो ये ऐसा वाला कोण होता है, मैं दिखा देता हूं पहले। ये देखो ऐसे टाइप का जो कोण होगा ना कि ये दोनों कोण सटा हुआ, उसको कहते हैं आसन्य कोण। परिभाषा को भी समझा देते हैं, दो कोण, देखो यहां दो कोण है इसलिए इसको आसन्य कोण। लेकिन कोई समझेंगे कि दो कोण मतलब दो अलग अलग कोण, तो क्या आसन्य है? नहीं, तो इसलिए कहा गया दो कोण जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु बने, एक ही बिंदु पे दोनों कोण बने, तो लोग इसको मिलाकर ऐसे कर देंगे कि सर ये एक उभयनिष्ठ बिंदु, दो कोण और एक उभयनिष्ठ बिंदु। तो इतना से तो ये नहीं बनाना। अब इसमें क्या था, तो एक उभयनिष्ठ बिंदु तो था ही, एक भुजा भी था जो दोनों में था, माने एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो, तो परिभाषा और बढ़ गई, दो कोण जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो यहां तो दो अलग अलग थे, उभयनिष्ठ भुजा करना होगा। लेकिन यहां लोग समझने वाले ना बहुत को समझ लेते हैं। अब इस भुजा को उभयनिष्ठ समझ लिए, ये कोण और इस कोण की बात करें तब भी आसन्न नहीं है ना, एक ये कोण है एक ये कोण, तब तो आसन्न नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं बना दोनों तरफ। तो फिर पूरी परिभाषा होती है दो कोण जिसकी एक उभयनिष्ठ बिंदु एक उभयनिष्ठ भुजा और उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, मतलब एक ही ओर नहीं दोनों ओर दोनों कोण स्थित हो तो उसको आसन्न कोण कहते हैं। परिभाषाएं बहुत समझने वाला होता है। तो दो कोण जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु एक उभयनिष्ठ भुजा और उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर दोनों कोण हो तो आसन्न कोण होता है। तो अब आपको आसन्न कोण समझ में आ गया। अब अगर आसन्न कोणों का योग 180 हो तो उसकी जो उभयनिष्ठ भुजा को छोड़ के दोनों रेखाएं वो एक सरल रेखा होती है, ये उभयनिष्ठ भुजा, और अब ये दोनों अगर 180 हो, हाँ भाई ये दोनों जोड़ के 180, तो ये दोनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन में होगी। इसके लिए कहा जाता है कि ये दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो एक रेखा पर जब भी आसन्न कोण बनता है तो 180 बनता है, ये बेसिक नियम है। चलो भाई अब मैं कहां तक स्टार्ट कर दिया, तो बिंदु से स्टार्ट किए थे, एक रेखा से दो रेखा से कोण, समानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा, यहां तक बता दिए। अब मैं बात करूंगा तीन रेखाओं की, ताकि ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए। फिर इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी पढ़ाना है, मॉड्यूल 1 में बहुत कुछ है। तो मॉड्यूल 1 का ये जो है ये पहला आपको मैंने बता दिया कोण के बारे में। और अब मैं बात करता हूं तीन रेखाएं। देखो भाई तीन रेखाएं ऐसे हो सकती है, या तो तीनों रेखाएं समानांतर हो, पहला कंडीशन में आपको ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज जरूर जानने को मिलेगा कि अगर ये समानांतर हैं तो अगर इसको कोई रेखा काटेगी तो इसका जो अनुपात बनेगा x और y। तो दूसरी रेखा अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ऐसे तिरछा भी काटे तो इसका अनुपात भी x और y सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। मतलब अगर ये 2 और 3 अनुपात में बांट रही है तो अगर ये 4 और 6 तो कट के 2 और 3 ही रहा ना, तो अनुपात हमेशा सेम होता है, ये आपको याद रखना है। तो भाई याद रखना है कि तीन समानांतर, जब कोई भी समानांतर रेखाएं हो तो उसको कोई भी तिर्यक रेखा समान अनुपात में काटती है। ये समानांतर रेखा का कुछ बेसिक नियम। आइए मैं बात करता हूं कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो क्या होता है। हाँ भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही टॉपिक इस चैप्टर मतलब कि इस तीन रेखाओं का जान है। जब दो रेखाएं ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा ई एफ काटती हो एम और एन पर, तब क्या क्या होता है। पहले तो कुछ कोण बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इन कोण का नियम याद रखिएगा। सबसे पहला इसके एकांतर कोण
एकांतर मतलब ऐसे और ऐसे, ये अंदर वाला ये और ये एकांतर होता है, कोण समान होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन एकांतर है भाई? तो एकांतर हो गया ए एम एन और एम एन डी। एंगल एम एन डी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बोलोगे केवल यही एकांतर है? नहीं भाई, एक और एकांतर है, मैं एकांतर पहले दिखा देता हूं। एक इस तरफ वाला बनाएंगे तो उस तरफ वाला के बराबर हो जाएगा, मतलब बी एम एन, एंगल बी एम एन। देखो बी एम एन, बी से आए एम एन तक, डी एफ तक भी जा सकते थे, तो बी एम एफ एन। और किसी या सी एन एम, एम एन सी, ये दोनों कोण, ये इसके एकांतर, ये इसके, मतलब ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 120 है तो ये 120 होगा। एकांतर कोण समान होते हैं। इसके बाद एक और वर्ड आता है संगत कोण। एकांतर और संगत, ये सारे समझने हैं आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एकांतर मैंने बता दिया इसमें। अब इसमें मैं बता रहा हूं संगत कोण समान होते हैं। कहां कहां है भाई संगत? तो देखो इस कोण के ये कोण संगत कहलाता है। देखो अब संगत दिखा रहे हैं, एंगल ई एम बी संगत है किसके? एम एन डी, पहला संगत दिखा है। दूसरा संगत इस तरफ वाला 2 नंबर, इस 2 नंबर के संगत, इस तरफ वाला इस तरफ के, मतलब एंगल ई एम ए, अब ई एम ए बराबर एम एन सी। कौन लिखने में दिक्कत होता है लोगों को, इसलिए मैं ज्यादा क्लियर कर रहा हूं। तीसरा ये नीचे वाला इस साइड जो जा रहा है ना, ये और ये पहले तीसरा, और चौथा ये रहेगा, ये और ये चौथा। तो तीसरा ए एम एन बराबर सी एन एफ और बी एम एन एंगल डी एन एफ के, ये सभी बराबर होते हैं। किस नियम से? संगत कोण। और इसके पहले जो बताया था वो कौन था? एकांतर कोण। ये नियम है, ये सब नियम आपको याद रखने हैं। और भी बहुत कुछ होता है, चलो उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो एकांतर कोण संगत कोण समान होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद जब ये समांतर होते हैं ना, तो इसके अंतः कोणों का योग, हाँ भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंदर वाला ये दोनों कोण, अगर ये ए है ये बी है, तो ये दोनों जोड़कर हमेशा 180 होता है। 180 नहीं है तो समांतर नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, यही कारण है कि जब हम समानांतर चतुर्भुज, देखो कितनी पढ़ाई काम आती है। समानांतर चतुर्भुज मैंने पैरेललोग्राम में जब पढ़ते हैं ना, ये रेखा समानांतर है तो हम एक तरफ वाला को 180 कहते हैं, नियम यही वाला लग जाता है। दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये समानांतर चतुर्भुज है तो अंतःकोणों का योग 180। फट से नियम लगता है। ये नियम इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ये सब प्रयोग होगा, हर जगह होगा, मैं भी दिखाऊंगा। बेसिक नियम है, इसका यूज बहुत होता है। अब ये सब नहीं समझने से चतुर्भुज का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये सब बेसिक समझना है। इसके आगे अब इसमें एक और नियम होता है, ये तो जोड़कर 180, तो इधर वाला भी 180, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों का समद्विभाजक, मतलब यहां का बराबर काटे और इसका समद्विभाजक कीजिए, मैंने इसको दो बराबर भाग बांट दिए, इसको उनको भी, तो ये दोनों 90 डिग्री पर कटता है। याद रखना है, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही ओर के अंतःकोणों के समद्विभाजक परस्पर लंब होते हैं, 90 डिग्री पर कटते हैं। हाँ भाई, ठीक उसी तरह से फिर समानांतर चतुर्भुज में आ जाओ। अगर ये समद्विभाजक और ये समद्विभाजक कट रहे हैं तो यहाँ कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। अपने से आप समझ लिया कर, नियम यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब समद्विभाजक की बात कर दिए तो कुछ समद्विभाजक और समझा देते हैं ताकि ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आगे होता है कि अगर ये दो समानांतर रेखा और इसके मैंने क्या कहा था, एकांतर कोण, ऐसा वाला कोण था ना एकांतर, इसके समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समानांतर होता है। अगर ये समानांतर है L और M तो ये रेखा P और Q ये भी समानांतर होगा, ठीक है। अब ये नियम और इस नियम को अगर मिला दें, मतलब कि एक ही ओर अंतःकोण 90 पे कटते हैं और ये समानांतर होते हैं, तो एक बड़ा सुंदर नियम बनता है। वो क्या
कि दो समानांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके अंतः कोणों, मतलब सब कोण की बात कर रहे हैं, के समद्विभाजकों माने जितने समद्विभाजक बनेंगे को मिलाने से बना चतुर्भुज आयत होता है। क्या होता है? आयत। कैसे भाई? तो देखो ये 90 तो बन रहा है और ये रेखा इस रेखा के समानांतर अभी बताए थे और ये वाला इस रेखा के समानांतर, तो ये बन गया आयत। तो याद रखना है कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज क्या होता है? आयत होता है। ठीक है, ये नियम याद रखना, आगे जाकर बहुत काम आएगा। बेसिक नियम्स है और इससे रिलेटेड जब चैप्टर बनाओगे तो ये बेसिक नियम सबको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या बनता है? संगत कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं, अंतः कोणों का योग, अंदर वाले दोनों कोणों का योग 180 होता है, अंतः कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। ये सब कुछ बेसिक नियम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भाई मॉड्यूल 1 में मैं कुछ बेसिक नियम ही बता रहा हूं और इन नियमों को बेसिक समझना है आपको, नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, अब अगर ये तीनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें, देखो भाई पहला ऐसे कर कर तीनों कट गया एक बिंदु पर, एक ही बिंदु पर कटा मान लो, तो फिर क्या होगा? तब क्या होने है? ये L रेखा था, ये M था और ये N था, कट गया। तो भाई ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण का जो भी मान होगा वो इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण का जो मान होगा वो इस कोण के, देखो सामने वाला सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये सम्मुख कोण जो होता है, अगर ये x है तो ये भी x और ये y है तो ये भी y और अगर ये z है तो ये भी z। सम्मुख कोण बराबर होते हैं कब? जब तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर कटे तो उसके सामने वाले कोण सब बराबर हो जाते हैं। अब लास्ट में टॉपिक खत्म कर रहा हूं इसको और इसके बाद हम लोग इसी बिंदुओं के नियम को फिर से एक बार निर्देशांक में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद भाई तीन रेखाएं अगर एक बिंदु पर ना कटे तो तीन बिंदुओं पर कटेंगे और ये तीन बिंदु जैसे ही कटेंगे ना एक नया आकृति बन जाएगा जिस नाम है त्रिभुज। हाँ भाई त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज और त्रिभुज की पढ़ाई हम लोग करेंगे अगले मॉड्यूल में। मॉड्यूल 2 त्रिभुज की पढ़ाई है और काफी अच्छा पढ़ाई भाई, मॉड्यूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मॉड्यूल 1 में मैंने बिंदु, रेखा और कोण की बात की है जिसको आपको हमेशा रिवीजन करना है। 3-4 बार इस वीडियोस को देखिए, सारे नियमों को समझ लीजिए और त्रिभुज की तीन बिंदु, अगर तीन बिंदु पे तीन रेखाएं अगर तीन बिंदुओं पे कट रही है तो त्रिभुज की पूरी पढ़ाई हम लोग मॉड्यूल 2 में करेंगे पूरे स्टेट। तो चलो भाई अभी मॉड्यूल 1 खत्म नहीं हुआ है, मॉड्यूल 1 में निर्देशांक ज्यामिति बाकी है। अब मैं निर्देशांक की बात करूं तो भाई निर्देशांक में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि निर्देशांक ज्यामिति जो होता है वो किसी भी बिंदु को कहां किस जगह स्थित है ये दर्शाने के लिए होता है और इस पद्धति को कार्तिकेय पद्धति कहते हैं और इसे जो बनाने वाले हैं वो है रैनिक दकार्ते। रैनिक दकार्ते जो हैं उन्हें निर्देशांक का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो निर्देशांक के जन्मदाता कौन है? रैनिक दकार्ते। अब मैं बात करना चाहूंगा कि भाई इन्होंने किया क्या, तो मैं आपको एक बड़ा इजी सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपने कोई हॉलीवुड मूवी देखा होगा, मान लो कि एक गॉडजिला के बारे में आप जानते होंगे, हॉलीवुड मूवी अगर देखे होंगे तो मान लो एक जानवर है जो बहुत तेज भागता है और वो किसी जगह धरती पर भाग रहा है और वो कहां है इसकी लोकेशन के लिए उसमें एक माइक्रोचिप लगा हुआ है। अब वो किस जगह पर है भाई ये दर्शाने के लिए हम उसे क्या करेंगे, तो पूरे एरिया को हम दो परपेंडिकुलर सेक्शन में बांट देंगे। मान लो कि दो ऐसे रोड जो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और ये गॉडजिला अगर उसी रोड के आसपास है तो आप उन दोनों को दो अक्ष मान लेंगे। ठीक है, और उसकी स्थिति को दिखाने के लिए यहाँ पर एक निश्चित बिंदु को दिखाने के लिए दो अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बिंदु का एक अलग परिभाषा है, याद रखना है कि कोई भी बिंदु जो होगा उसको हम इस तरह से अंकों के द्वारा दिखाते हैं, दो अंक के द्वारा, और ये अंक उसकी स्थिति को बताता है। माने एक बिंदु जो भी है उसे दो अंक से दिखाते हैं और ये अंक जो होता है वो पहला अंक जो होता है उसको एक्स अक्ष माने एक्स रेखा द्वारा और दूसरा अंक जो होता है उसे वाई रेखा द्वारा दिखाते हैं। और भाई ये जो होता है ये किस जगह है ये सारी चीजें मैं अभी डिटेल बताता हूं आपको। तो याद रखना है कि बिंदुओं की एक और पढ़ाई होती है जिसमें हम बिंदुओं को हमेशा दो अंकों द्वारा मतलब 2, 3 या 4, 5 कुछ भी दो अंकों द्वारा दिखाते हैं और इस अंकों के द्वारा हम उसकी स्थिति को दिखाते हैं कि वो है कहां। और ये भी एक अच्छी पढ़ाई है भाई, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे की पूरी पढ़ाई इस पर डिपेंड करता है। तो याद रखिए कि पहले इसको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, आपको दो लाइन लेने होंगे, एक एक्स अक्ष जो क्षैतिज रेखा होती है और हिंदी में कहते हैं इसको भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज।
तो क्षैतिज रेखा जो एक्स एक्सिस है इसको भुज कहा जाता है, और उदर रेखा जो है उसको वाई एक्सिस को कोटि कहा जाता है। तो यहाँ दो चीजें आती है, एक भुज होता है और एक कोटि होता है। इसके बाद ये दोनों रेखाएं जहां कटती है ना, ये वाला बिंदु ये मूल बिंदु कहलाता है। मतलब यहां पर अगर कोई बिंदु है तो वो मूल बिंदु है, ठीक है, जहां पर उसका वैल्यू, तो इसका भी वैल्यू बीच का 0 और इसका भी 0, मतलब ये मूल बिंदु में वैल्यू जो होगा वो दोनों का 0 0 होगा। अब आइए मैं दिखाता हूं कि भाई इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको 4 भाग में बांट दी ये दो रेखाओं ने। अब देखो पहले भाग का पहचान है कि जब दोनों अंक पॉजिटिव हो, मतलब 2 3 दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो समझ लो कि ये पहले में ही होगा। कैसे? तो पहला लेटर x को दिखाता है, दूसरा लेटर y को। तो देखो x का 2 और y का 3, ये एकदम लंबवत जाना है, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर। तो ये जो स्थिति है इसको कहेंगे हम 2 3, क्योंकि x का 2 और y का 3। तो इस तरह से भाई अगर आपको माइनस में, पहला लेटर माइनस में हो, दूसरा लेटर प्लस में, तो आप सबको समझ लेना कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे देखो सेकंड में पहला माइनस दूसरा प्लस, जैसे एग्जांपल ले लो -4 और 3, तो ये बिंदु एकदम यहां आ जाएगा -4 और 3। तो पहला लेटर माइनस में है, आप देखते ही समझ गए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और अगर दोनों माइनस में हो, जैसे मान लो कि इस बिंदु की मैं बात करता हूं -2 और -2, हाँ भाई निश्चित, तो दोनों समझ लेना वो थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश में है। तो अगर एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो चौथा में भाई, क्यों? क्योंकि x का पहले लेते हैं तो x का 3 पॉजिटिव है और y का -2। इस तरह से चतुर्थांश में आप पता कर सकते हो कि किसी भी मान दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि चतुर्थांश में, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। इसके एक अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले दो बातें और बता दो। ये तो हो गया ये सारे चतुर्थांश, लेकिन कभी कभी कोई रेखा पर भी कोई बिंदु स्थित हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ कोई अगर बिंदु स्थित है, इसे कैसे दिखाएंगे? तो देखो यहाँ x का 0 और y का 3 है, तो ठीक है, तो ये x का 0 और y का 3, अर्थात जब दोनों में से कोई एक 0 हो तो समझ लेना कि किसी न किसी अक्ष में है। अगर x 0 है तो वो y अक्ष के, अगर 3 है तो यहाँ, और -3 होता तो यहाँ। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ है 4 पर, तो y का मान 0 है, तो यहाँ पर x का 4 और y का 0, क्योंकि y के 0 के स्टेट में। तो 0 होना यह सिंबॉलिक होता है कि वो किसी न किसी अक्ष पर है, और अगर दोनों 0 0 हो जाए तो मूल बिंदु पर है, इसका मतलब 0 0 मूल बिंदु पर। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को प्रदर्शित करने के लिए 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। उन अंकों के प्लस या माइनस होना यह बताता है कि वो किस कोऑर्डिनेट में, उन अंकों का 0 होना उसकी रेखाओं पर होना बताता है। छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं इसके कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बता देता हूं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। तो देखो भाई, इसके बाद मैं कुछ इसके कंपटीशन क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में अब डिस्कस करता हूं। जैसे मान लो कि इसमें कभी कभी इसका प्रतिबिंब निकालने आता है। जैसे आपसे ये क्वेश्चन दे देगा, यहां पर मैं रखता हूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो -3 और 3, क्योंकि x का -3 और y का 3। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि -3 और 3 का y अक्ष पर प्रतिबिंब होगा, y अक्ष पर। अब देखो भाई y अक्ष कौन है, ये। अब y अक्ष से प्रतिबिंब बनेगा तो जाहिर है कि इसका प्रतिबिंब इस साइड बन जाएगा, क्योंकि y अक्ष ये है। अगर इसको दर्पण मानोगे और इसको सामने, तो भाई समतल दर्पण है तो पीछे और समान दूरी पर, तो इसका मतलब ये कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। तो देखो याद रखना कि अगर y एक्सिस पर प्रतिबिंब बोल रहा है तो फिर y में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x का चिन्ह बदल जाएगा। मतलब इसके y में कोई परिवर्तन नहीं, x माइनस था तो वो क्या हो जाएगा +3 और 3, y में कोई चेंजिंग नहीं है। और देख लो भाई फर्स्ट एक्सिस में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक उसी तरह से मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं कहूं 5 और 2 का y अक्ष में प्रतिबिंब होगा, फट से बना लो, -5 क्योंकि x का चेंज करना होगा और 2, ठीक है, y अक्ष पर, किस पर, y अक्ष। ये कौन सा अक्ष है भाई, तो y अक्ष पर प्रतिबिंब, तो x में बदल के y में नहीं बदलेगा। लेकिन अगर x अक्ष पर बोलते इसका, x अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा, x अक्ष पर, तो फिर x सेम रहने दो, y बदल दो, बस ये आंसर हो गया। तो याद रखना कि जब भी किसी अक्ष पे कहा जाएगा तो y अक्ष पे प्रतिबिंब y में चेंजिंग नहीं होगा, x में चेंजिंग होगा। अगर x अक्ष पे प्रतिबिंब बोला जाए, जैसे मैं इसका एग्जांपल भी और दिखा देता हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे यहां देखो कि ये एक और वैल्यू ले लेते हैं, ये है -2 और -3 थर्ड कोऑर्डिनेट का। अब इसको देखो, मैं दोनों प्रतिबिंब दिखाऊंगा। पहले y अक्ष पर, तो y अक्ष नहीं बदलेगा, x बदलेगा, मतलब यहां आ गए 2 और -3, सही है, 2 और -3।
और अगर इसका कहता है एक्स अक्ष पर, तो ये एक्स अक्ष है, तो वही एक्स अक्ष है तो एक्स नहीं बदलेगा, वाई बदलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तो -2, सॉरी यहाँ पर 2 - 3 था, एक्स का 2 और वाई का -3, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा भाई, इस पॉइंट को हटाओ और यहाँ पर इसका y एक्स अक्ष पे निकाल रहे हैं तो x में कोई परिवर्तन नहीं, तो x में कोई परिवर्तन नहीं, और y में जो -3 था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बिंदु जो है इसका प्रतिबिंब x अक्ष पर जब किए तो y में परिवर्तन, और जब इसमें y अक्ष पे किए तो x में परिवर्तन। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और आता है, और वो क्या आता है कि अगर, अब मैं ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है जो बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब भाई 2019 के झारखंड पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बुक में तो मिलता है 9 का, लेकिन 9 के नॉर्मल बुक्स में नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप अगर फिर जी आकाश की तैयारी किए हुए हो तो इसमें मिल जाता है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है, अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एक अंक लिया -3 और 4, और अब आपसे कहता है कि अगर कोई दर्पण इन दोनों के बीच 45 डिग्री के कोण पर हो, कितने डिग्री पर, 45, तो फिर इसका प्रतिबिंब क्या होगा। 45 डिग्री के कोण पर है तो आप ये दोनों चेंज होंगे। अब देखो इसका प्रतिबिंब सीधे इस साइड आ जाएगा, कहां आ जाएगा भाई, तो ये -3 था ना, तो ये +3 हो जाएगा, और जो +4 था वो -4, तो ये हो गया प्रतिबिंब, यहां आ गया, और ये चले आया सीधे। तो दोनों बदल गए। कब? जब कोई आपसे ये कह दे कि इन दोनों अक्षों के बीच 45 डिग्री पर स्थित रेखा पर उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो फिर x और y दोनों का मान आप बदल देना। जब दोनों का मान बदल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अब ये सब मत पूछने लगना सर 30 डिग्री में बदले तो क्या होगा, 60 डिग्री में, लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई भी हो सकता है, नॉर्मल काफी है। एक्स और वाई एक्स पे प्रतिबिंब पूछता है, 45 डिग्री पर बता दिया, उससे ज्यादा मत जाओ, नहीं तो केसेस और बदल जाएंगे, बहुत कुछ पढ़ना पड़ जाएगा फिर। चलो भाई, ये लगभग मैं छोटी छोटी बातें हैं बता दे रहा हूं। इसके बाद आता है दूरी सूत्र। हाँ भाई, दूरी सूत्र क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आगे जाकर डिटेल करूंगा, बस फार्मूला बता देता हूं यहाँ। और फार्मूला बताने के बाद दूरी सूत्र पर कमाल हम लोग अगले कुछ वीडियोस के बाद स्टार्ट कर देंगे। देखो भाई, दो बिंदु एक, आप जानते हो कि ए जो होगा उसके दो x1 और y1 दो अंकों द्वारा दिखाया जाएगा, और बिंदु बी, तो ये हो गया x2 और y2। और जानते थे आप ज्योमेट्री के नियम के अनुसार दो बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो उस रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो भाई इसके लिए एक फार्मूला होता है, और फार्मूला होता है ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये फार्मूला रियल में पाइथागोरस है, ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम है, ये मैं बताऊंगा आगे जाकर। मैं पहले फिलहाल फार्मूला तक जा रहा हूं, इसके बाद मैं पाइथागोरस के थ्योरम पर भी जाऊंगा और मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना रहता है, इनका मान कुछ भी है, जैसे मान लो 2 - 3 है, और मान लो 4 और 6 है, और आपको निकालना है दूरी। क्या करोगे, बस फार्मूला बैठा दो, ए बी इक्वल टू x2 कितना है, 4 है, x1 कितना है, 2 है, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 6 है, और ये कितना है भाई, -3 है का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर, और यहाँ 6 और 3 9 का स्क्वायर, ये 4 और ये 9 9 81 √85, और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं दूरी सूत्र बैठाकर। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ कमाल है भाई, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी दे सकता है। यहाँ अंक मैंने दिया, ये हो सकता है √2, ये 5√2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, और ये भी अंक रूट में हो सकता है। हो सकता है कि ये बटे में हो, 1/2, 3/5, ऐसी संख्या भी हो। और सबसे मजा तो तब आता है जब ये कोई ABCD के रूप में हो जाए, a + b क्या है, x1, और y1 क्या है, तो हो सकता है a - b। अब अलजेब्रा का फार्मूला भी ले सकता है, तो इसके स्टैंडर्ड होते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और ऐसे कुछ क्वेश्चन दूंगा तो मैं स्टैंडर्ड दूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने दिक्कत होगा तो फिर मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगा डिस्कशंस के लिए स्पेशल। तो ये लेवल बदला जा सकता है, कभी कभी तो भी इसके बदले ऐसा भी दिया जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा, अब x है साइन थीटा, x1 ये कॉस थीटा, और इसी तरह से फिर x2 y2 का वैल्यू देकर फिर इसके बीच की दूरी पूछ देता है। तो आपको करना है, तैयारी करनी होगी, हर तरह का करना होगा। ट्रिगोनोमेट्री में नहीं पढ़ाया हूं, अलजेब्रा पर भी काम करना है मेरे को, इसलिए मैं सब नॉर्मल समझा दे रहा हूँ। तो ये 10 क्लास का अगला चैप्टर जो दूरी सूत्र होता है उस पर है, उस पर भी बारीक काम करेंगे, एक एक चीज के अंदर डीप जाना है।
तो चलो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी मैंने कहां तक की यात्रा तय की, रेखाखंड तक। तो देखो भाई, यही चीज इंपॉर्टेंट होता है कि अब हम लोग मॉड्यूल 1 में क्या पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने पढ़ा है बिंदु। बिंदु जिसकी दो तरह की पढ़ाई, एक तो बिंदुओं का सिद्धांत जो क्लास 9 के ज्योमेट्री में था, और एक बिंदुओं का प्रेजेंटेशन जो निर्देशांक ज्यामिति में था, दोनों 9 में था। तो बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने डिटेल समझ लिया, और दो बिंदुओं से क्या बना, तो एक रेखाखंड। अब इस रेखाखंड के बारे में मैंने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया, इसके पहले मैंने रेखाओं का सिद्धांत बताया, दो रेखाएं समानांतर या प्रतिच्छेदी, तीन रेखाएं समानांतर या दो समानांतर एक प्रतिच्छेदी, और त्रिभुज पर तो भाई हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ इसके बेसिक सिद्धांत, इसमें बहुत सारे सिद्धांत छुपे हुए हैं, नियम छुपे हुए हैं। इन नियमों को बेहतर तरीके से समझना है। क्यों भाई? क्योंकि आने वाले समय में जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो ज्योमेट्री का हो, कोऑर्डिनेट का हो, ट्रिगोनोमेट्री का हो, मेंसुरेशन का हो, सब इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होगा। इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए, इसको कंटिन्यू रिवीजन कर लीजिए। इससे जो मैं मॉड्यूल भेज रहा हूँ, मॉड्यूल एक आपको मैं मॉड्यूल दूंगा। ये मॉड्यूल्स भी हम लोग अपने सेंटर पर ऑफलाइन बच्चों को अवेलेबल कराते हैं, लेकिन अब मैं ऑनलाइन सारे बच्चों को अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो ये मॉड्यूल जो होगा आपका मॉड्यूल 1, ये मॉड्यूल 1 का पूरा सेट बना हुआ है, इस पे सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, और ये सारा क्वेश्चन का सेट आपको कंप्लीट करना है। और ये एक दिन में पर डे मॉड्यूल दिया जाएगा, 40 मॉड्यूल का पूरा सेट है, और ये 40 मॉड्यूल्स आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो चलो भाई, आज का ये वीडियो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, बिंदु, रेखा और रेखाओं और कोण के बारे में भी पढ़े भाई। थोड़ा सा कोण भी जान गए हैं, पूरक संपूरक, उसके भी कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतना कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग त्रिभुज तक की बात करेंगे। तो यहां तक आप पूरी तैयारी कर लीजिए, और भी कुछ राइटर के बुक्स बना लीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।